So hello everyone, welcome to Focal IS. This is Abhishek and right now we are discussing PYQ previous year questions डिस्कस कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनकी विभिन्न परीक्षाओं में लगभग 28 साल से जितनी परीक्षाएं हुई हैं पूछे गए हैं 25,000 के आसपास प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं और ये डिस्कशन पार्ट है UPPSC RO टारगेट 140 प्लस बैच का। इस बैच के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी हो जाती है वीडियो। ये सारी डिटेल आप पिछली वीडियोस में भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो PYQ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। PYQ डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे जो है सूफी और भक्ति मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट एनी डिले। और अगर अभी आप जो है फुल फ्लेज में नहीं लगे हो तो आप बहुत देरी कर रहे हो क्योंकि अराउंड 90 डेज़ के आसपास बचा हुआ है हमारे इस PT एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ये लिस्ट करना है सूफी संप्रदाय के जो ऑर्डर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो सेंट्स हैं, जो संत हैं, उनका लिस्टिंग है और लिस्टिंग सही दी हुई है। तो चिश्ती संप्रदाय में शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो हैं इसके फाउंडर भी माने जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हैं चिश्ती संप्रदाय से। सुहरावर्दी से शेख बहाउद्दीन जकारिया है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी ऑर्डर से अहमद सर हिंदी हैं और ये नक्शबंदी ऑर्डर जो ऐसा ऑर्डर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स जो है सूफी सिलसिला था क्योंकि सूफीज़म जो है ऑर्थोडॉक्सी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन सूफीज़म में ये जो आपका नक्शबंदी ऑर्डर है ये लिबरल नहीं है। लिबरल नहीं है इसका मतलब ये म्यूज़िक को प्रमोट नहीं करता, सिंगिंग को प्रमोट नहीं करता, यानी थोड़ा सा इस्लामिक व्यू पॉइंट है इनका, शरिया के हिसाब से चल रहा है। बस ये सूफी सिलसिला नाम का है, बाकी ये मान के चलिए कि उलेमास की तरह से ही काम कर रहे हैं। कादिरी संप्रदाय के जो इम्पोर्टेंट हैं पर्सन सेंट हैं शेख दाऊद किरमानी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। बाकी हमको जो डिटेल में देखना है वो चिश्ती सिलसिला को देखना है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोग मिलेंगे। उसके बाद हमको जो है देखने को मिलते हैं अजमेर में दरगाह है। ठीक है, अजमेर के बाद हमको फतेहपुर सीकरी में एक सूफी सेंट की दरगाह मिलती है। उसके बाद दिल्ली में एक सूफी सेंट की दरगाह मिलती है। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो योग दैट वॉज अडॉप्टेड बाई नाथपंथी, योग का स्कूल जो नाथपंथियों ने अपनाया एंड जिसकी प्रैक्टिस वेर अडॉप्टेड बाई सूफी सेंट। कौन सा योग स्कूल था जिसकी प्रैक्टिस को सूफी संतों ने अपनाया? तो ये नाथपंथीज का हठ योग था जिसको आप सूफीज़म में भी देखोगे। UPPCS प्रीलिम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे PYQs हैं, तो आप लोग ये मत देखिए कहीं अगर ईयर डेट नेम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन नहीं है तो दैट इज जस्ट बिकॉज कि इसमें ज़्यादा आपका रेपिटेशन लगता है, वर्क लगता है, तो मैंने कहीं कहीं पे ये मेंशन किया, बाकी जगह पे अवॉइड करने की कोशिश की है। तो अगला प्रश्न है सूफी संत, सूफी सेंट हु श्राइन इज इन अजमेर, वो कौन थे? ठीक है, तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे और ये हमीमुद्दीन नागौरी के क्या हैं? डिसाइपल हैं। ठीक है, हमीमुद्दीन नागौरी के डिसाइपल हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती। ठीक, तो ये चिश्ती सिलसिला के संत हैं, चिश्ती ऑर्डर के। मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद जो है इनके जो दो संत हैं, दो डिसाइपल्स हैं। एक जो हैं आपके जो यहाँ वाले हैं, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी वाले। इनका क्या नाम है फतेहपुर सीकरी वाले का? तो शेख सलीम चिश्ती हैं, शेख सलीम चिश्ती। अब इनकी दरगाह जो है वो कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में है और इन्हीं की दरगाह पे अकबर गया था और यहाँ पे बेटे की मन्नत मांगी थी और इसी वजह से जहांगीर का एक नाम सलीम भी है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो ये चीज़ ढंग से याद रखना। और दूसरे जो डिसाइपल हैं इनके ये हैं बाबा फरीद। ठीक है, कौन है? बाबा फरीद। अब ये बाबा फरीद के जो डिसाइपल आते हैं, बहुत फेमस डिसाइपल हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, और इनकी जो दरगाह है वो है दिल्ली में। कहाँ पे है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, निजामुद्दीन दिल्ली में है। और इनके जो डिसाइपल हैं वो बहुत फेमस सेंट, पोएट, सिंगर, कंपोजर सब कुछ हैं। उनका नाम है आमिर खुसरो। अब ये सारे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो, चाहे शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये सारे के सारे संबंधित हैं
चिश्ती ऑर्डर से, चिश्ती सिलसिला से। सूफ़ी का जो ऑर्डर होता है, जो स्कूल होता है, उसको हम सिलसिला के नाम से जानते हैं, ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं सिलसिला, ठीक है। और ये जो चिश्ती सिलसिला है, पूरे जो 4 स्कूल हम सूफीज़म का पढ़ते हैं, ये इंडिया में वैसे तो बहुत स्कूल है, चिश्ती है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है और कादरी हैं। ये जो 4 फेमस स्कूल हैं, इसमें सबसे लिबरल स्कूल यही है, याद रखना, और सबसे फेमस भी यही है, फेमस भी यही है। तो इसमें जो सेंट्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती का हमने बात किया कि इनकी दरगाह अजमेर में है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, आमिर खुसरो की दरगाह कहाँ पे है, आमिर खुसरो का मज़ार कहाँ पे है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। आमिर खुसरो की उपलब्धियां हमने डिस्कस की थी कि आमिर खुसरो को प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। ही इज़ द लैम्प बियरर, या बोले कि ही इज़ अ क्रिएटर ऑफ कव्वाली, कव्वाली, उर्दू, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक है। उसी के साथ में सितार और तबला, उसी के साथ में सितार तबला जो है, सितार और तबला के साथ में आमिर खुसरो का और एक इम्पॉर्टेंट जो वो कंट्रीब्यूशन अगर हम माने सितार और तबला के अलावा, वो क्या है, तो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक था, जो पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक डिवाइडेड नहीं था, ये बाद में डिवाइड हुआ आमिर खुसरो के आने के बाद में। तो ये जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक होता था, इसको हम ध्रुपद कहते हैं, और इसमें ये ध्रुपद में जो है ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस नहीं है। जब ध्रुपद में इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कुछ जो है पर्शियन इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो यहाँ से एक नया जो है निकल के आता है राग, जिसको हम ख्याल कहते हैं। अब ये ख्याल के डेवलपमेंट के पीछे जो कंट्रीब्यूशन है वो आमिर खुसरो का है, ठीक है, आमिर खुसरो का है। तो इतनी चीज़ें आपको आमिर खुसरो के बारे में याद रखनी हैं, ठीक है। तुगलकनामा लिखा है इन्होंने, और क्या लिखा है, आशिका लिखा है। आशिका नाम की बुक जो है आमिर खुसरो ने लिखी है। आशिका इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन 2 पीपल, वन इज़ सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अनदर इज़ गुजरात के हिंदू किंग की बेटी प्रिंसेस ऑफ गुजरात, ठीक है। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में इस आशिका में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो सूफी सेंट अजमेर के हमने देखा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ठीक है। फेमस पोएट आमिर खुसरो वॉज डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट, अभी हमने बात की थी निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद जो हैं, ये निजामुद्दीन औलिया के जो हैं बाबा फरीद जो हैं, बाबा फरीद ये इनके गुरु हैं। निजामुद्दीन औलिया के बाबा फरीद गुरु हैं, और निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं वो आमिर खुसरो हैं, ठीक है, आमिर खुसरो हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज डिसाइपल ऑफ विच चिश्ती सेंट, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी, ठीक, ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के थे, लेकिन ये जो चिश्तीस ऑर्डर है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं शेख हमीमुद्दीन नागौरी। नागौर जो है आपका राजस्थान में है, तो शुरू में यहीं से इन्होंने काम चालू किया था। शेख निजामुद्दीन औलिया वॉज द डिसाइपल ऑफ, शिष्य किसके थे, तो बाबा फरीद के थे, अभी डिस्कस किया था। तो इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है सच। अब इन चारों सिलसिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चिश्ती ऑर्डर, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी, इसके प्रवर्तक कौन कौन हैं इंडिया में वो देखना है। ये बाहर से आया है बाहर के लोग और, लेकिन यहाँ आपके भारत में इसको किसने जो है पैट्रनाइज किया है, या भारत में किसने इसको फेमस किया है, वो बात आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। अब ये सारे सिलसिलात के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसको मतलब एक ब्रीफ में अगर आपको पढ़ना है तो आप डाउनलोड करोगे कि सूफ़ी सिलसिलास, और गूगल पे लिखोगे इग्नू, ठीक है। तो इग्नू का एक शॉर्ट नोट मिलेगा आपका, ये जो सूफ़ी सिलसिला है और जो सूफ़ी के साथ जो भक्ति मूवमेंट है, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी हुई है। और ये आपके, ठीक है, जो एग्ज़ाम है PCS का या RO का या UPSC का भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये 3 पेज का जो नोट्स है वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने ये बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच सूफी सेंट वॉज कॉल महबूब इलाही, इलाही मतलब अल्लाह, अल्लाह का महबूब किसको कहा गया है, तो ये हैं अपने निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया,
ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। मेरा प्रश्न एक आपसे है कि चिराग दिल्ली के नाम से कौन फेमस था? चिरागे दिल्ली, चिरागे दिल्ली के नाम से कौन से सूफी सेंट फेमस थे? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट हो और लोगों तक भी पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोगों को भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। और कैसी है ये पूरी की पूरा संकलन कैसा है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, इज़ दिस ओके और नॉट, क्या और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, या जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मोर देन सफिशियंट है, ये आप भी इसको भी कमेंट में बताइए। द सूफी सेंट जिनका हुज थॉट्स आर कंपाइल्ड इन सिख स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ में जिनका जो है आइडियाज़ को इंस्क्राइब किया गया है ये है फदीरुद्दीन गजशंकर। अच्छा, ये आदि ग्रंथ जो है और गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ये दोनों अलग अलग बुक हैं, ये याद रखना। आदि ग्रंथ जो है ये नानक देव के समय में लिखी गई है, ठीक है, अर्जुन देव के समय में लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब फाइनल कंपाइलेशन है, ठीक है। और इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ, गुरु की परंपरा खत्म कर दी गई सिखिज्म में और इनको फाइनल या अंतिम गुरु मानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है। तो आदि ग्रंथ में भी थॉट्स हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जैसे कबीर है, कबीर के थॉट्स हैं, नानक के थॉट्स हैं, नानक के थॉट्स हैं, प्लस जो है कई जो है सूफी सेंट्स हैं, ठीक है, पोएट्स हैं, सबकी अच्छी बातें इस बुक में लिखी गई है, ठीक है। तो ये सुलह कुल की बात करते हैं, जैसे जो अकबर का कॉन्सेप्ट है, अकबर का रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो है उसको हम सुलह कुल बोलते हैं, यानी कुलों की, कुल मतलब संप्रदायों की, ठीक है, या जो है ऑर्डर्स का जो सुलह में रहने, सब एक ही बात कह रहे हैं, तो अकबर ने इसको सुलह कुल का नाम दिया है। विच सूफी ऑर्डर वॉज अगेंस्ट म्यूजिक, तो अभी हमने बात की थी नक्शबंदी सिलसिला जो है ये म्यूजिक के अगेंस्ट था, पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। द सूफी कंसिडर द सोल ऑफ यूनिवर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, द सूफी कंसिडर द सोल ऑफ यूनिवर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ लव, ये किसने कहा है? तो शाह मोहम्मद गौस ने कहा है। कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ, तो कबीर जो है ये रामानंद के डिसाइपल थे, रामानंद के डिसाइपल थे, और ये रामानंद इज द फाउंडर ऑफ रामनंदी संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, रामनंदी संप्रदाय, और इसी में आपके तुलसी भी आते हैं। मीराबाई कंटेम्प्रेरी किसके थी? तो ये जो है भक्ति सेंट हैं चैतन्य महाप्रभु, और इनका जो प्रभुत्व है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है चैतन्य महाप्रभु का, ये इनकी कंटेम्प्रेरी थी चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। और ये भी जो है ये कृष्णा को, किसको? कृष्णा को एज एन बिलवड मानते हैं, प्रेमी मानते हैं। ड्यू टू हुज एफर्ट डिड काशी बिकेम मेजर पिलग्रिमेज साइट ऑफ सिख, तो ये हैं हमारे गुरु नानक देव, गुरु नानक के एफर्ट से, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक क्या था? तो ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब, ठीक है। और जो है इसका और एक नाम है, उसको हम तलवंडी बोलते हैं, तलवंडी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखना। द गुरुद्वारा एट हजूर साहिब वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद साहब, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह। अब ये हजूर साहिब जो है गुरुद्वारा, ये कहाँ पे है ये आपको बताना है, वेयर दिस गुरुद्वारा इज लोकेटेड। आस्क नो वन देयर कास्ट और क्रीड, ठीक है, किसी से उनकी जात और धर्म न पूछो। हुएवर वर्शिप गॉड इज देयर्स, जिनकी भी वो पूजा करते हैं वो उनके भगवान है। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ रामानंद, कबीर के गुरु, ठीक है। द पुष्टि मार्ग फिलॉसफी वॉज प्रोपाउंडेड बाय पुष्टि मार्ग, तो वल्लभाचार्य की फिलॉसफी है पुष्टि मार्ग की, ठीक है। अगर आप जो है ये फिलोसफिकल स्कूल का डिस्कशन चाहते हो एक स्मॉल वीडियो में, तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जितने भी षड दर्शन हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, इनको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, चाहे उस साथ में ही जो हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, जो नियति अनियति को मानते हैं, उनको भी डिस्कस कर दूंगा। फेमस मिडेवल सेंट शंकर देव, ठीक है, जब भी नाम आए शंकर देव का तो ये भक्ति सेंट हैं, वैष्णव सेंट हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले, और ये असम रीजन से आने वाले हैं, असम से, ठीक है, वैष्णव सेक्ट के हैं। द सेंट ऑफ वरकारी सेक्ट, तो वरकारी सेक्ट जब भी आ जाएगा तो आपको सीधे सीधे जाना है महाराष्ट्र, कहीं नहीं जाना है। तो महाराष्ट्र में जितने भी भक्ति सेंट हुए, ठीक है, इनको वरकारी सेक्ट का सेंट कहा जाता है, भक्ति मूवमेंट के सेक्ट। तो इसमें नामदेव हैं, तुकाराम हैं,
तुकाराम हैं, और इसी के साथ तुकाराम के साथ जो है एक हमारे जो है ज्ञानेश्वर हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं। ये सारे के सारे जो है वरकारी संप्रदाय के संत हैं। और नामदेव के ऊपर ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। द सेंट ऑफ द वरकारी सेक्ट वॉज, एक प्रश्न ये पूछा गया है। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम वॉज, ये भी नामदेव ही हैं, गुरु नामदेव। ठीक है, द भक्ति कल्चर फ्लरिश्ड अगेन इन इंडिया ड्यूरिंग द 15th and 16th सेंचुरी। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, समझने की कोशिश करिएगा, है ना, ध्यान से। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में इंडिया में भक्ति जो है वो अपनी चरम पे थी, फ्लरिश्ड हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति यहाँ से इमर्ज हो रही है। तो आप देखिए कि जो एक समय है ऐसा जब जो है कल्टिक वर्शिप इंडिया में बहुत पॉपुलर थी। कल्टिक वर्शिप मतलब कि अलग अलग कल्ट के अलग अलग पूजने वाले लोग हैं। जो शक्ति की पूजा कर रहा है वो शक्ति की पूजा ही करेगा, वो वैष्णव को नहीं मानेगा, वो शैव धर्म को नहीं मानेगा। और आपस में इन सब में एक टसल का माहौल जो है देखने को मिलेगा। ये एक दूसरे की न तो इज्जत करेंगे, ना तो वो ये अपने को बड़ा बताएंगे, ये अपने को बड़ा बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत केओटिक कंडीशन थी 7th, 8th, 9th, 10th सेंचुरी में इंडिया में, स्पेशली इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर आप देखोगे कि 8th सेंचुरी में यहाँ से एक बहुत प्रोमिनेंट सेंट निकल के आ रहे हैं जिनका नाम है शंकर आचार्य। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। तो ये जो सेंट हैं शंकराचार्य, ठीक है, ये कल्लाडी केरला से आ रहे हैं और ये एक फिलॉसफी लेके आते हैं। इस फिलॉसफी का नाम है द्वैत फिलॉसफी। ठीक है, अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, यानी दो नहीं। तो दो नहीं तो क्या, एक या एक से अधिक, ऐसा हो सकता है अद्वैत फिलॉसफी। कह रहे हैं कि भगवान जो ब्रह्म है और आत्मा, ठीक है, ये जो है अद्वैत हैं, एक नहीं दो हैं। ठीक है, एक नहीं दो हैं। ये नॉन डुअलिज्म की फिलॉसफी शंकराचार्य लेके आ रहे हैं। और ये बेसिकली जो इस समय की जो वैदिक फिलॉसफी है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे देखोगे कि मिथिला वाले रीजन में इनका एक प्रॉपर संवाद भी होता है। ठीक है, मंडन मिश्रा से, जो कि मीमांसा फिलॉसफी, जो वैदिक मीमांसा है, इसके प्रोपाउंडर थे, वैदिक मीमांसा के। ठीक है, तो ये लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर इस चीज़ को करते आए या इनके बाद वाले संत कि ये जो कॉन्सेप्ट है भक्ति का, ये लव और डिवोशन पे बेस्ड है, लव एंड डिवोशन। कि ये जो कल्टिक वर्शिप थी, ये धीरे धीरे सबको एक दूसरे का ही क्या है, एट्रीब्यूट्स मानने लगे कि राम भी वही हैं, शिव भी वही हैं, शक्ति भी वही हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से फ्लरिश हो रहा है भक्ति का कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति। कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति वैसे गुप्ता पीरियड में हुआ, लेकिन यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। और ये मूवमेंट नॉर्थ से, मैंने बोला ना कि आप जब भी देखोगे भक्ति मूवमेंट का जो वो, तो आपको साउथ टू नॉर्थ ये ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके आप देखोगे कि एक टाइम होगा 7th 8th सेंचुरी में यहाँ है, 11th 12th सेंचुरी में महाराष्ट्र होगा, फिर उड़ीसा होते हुए, ठीक है, ये आसाम वाला रीजन होते हुए इधर ऐसे पेनेट्रेट करेगा। और इधर से एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सूफीज़म का, और यहाँ पे इंटरमिंगलिंग होगी और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा बिटवीन सूफी और भक्ति मूवमेंट। तो एक दूसरे के एट्रीब्यूट दोनों एक दूसरे में सम्मिलित होंगे और आपको काफ़ी चीज़ें भक्ति और सूफी की सेम और सिमिलर लाइंस पे मिलेगी। और डेट लाइन भी आप ये देखोगे कि ना, यहाँ 9th 10th सेंचुरी है, यहाँ 11th 12th, यहाँ पे 11th 12th 13th सेंचुरी है, फिर इधर इस तरह से पेनेट्रेट हो रहा है। अब ये देखो, ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज हमेशा ट्रांसफ़र होता है और ये टाइम भी लेता है। तो ये टाइम फ्रेम आपको दिखेगा कि हाँ, ये टाइम ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप पहले देखोगे कि 3rd 4th सेंचुरी में जो वैदिक थॉट है, ठीक है, वो साउथ इंडिया में पेनेट्रेट हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ये पूरा का पूरा 3rd सेंचुरी BC में जो NCERT है, इसको बोल रहा है कि ये साम्राज्य नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइबल चीफ हैं। ठीक है, और इनको जो है, जैसे चेरा चोला पांड्यास 3rd सेंचुरी के BC के, ये बहुत बड़े राज्य नहीं है, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं। तो यहीं पे हम देखेंगे कि संगम एज में असेंबलीज होती हैं ऑफ पोएट्स। अब इस असेंबलीज में आप देखोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो ये थॉट कुछ और नहीं है, ये वैदिक थॉट का ही प्रोपगेशन हो रहा है इनटू द साउथ। और ये आ कहाँ से रहा है, ये नॉर्थ इंडिया से आ रहा है। जो फर्स्ट संगम हो रही है, ठीक है, कह जा रहा है कि इसको जो इसका जो चेयरमैन थे वो अगतियार थे।
अगतियार जो है इज नन अदर देन, अगतियार इज नन अदर देन सेज अगस्त। जो अगस्त ऋषि हैं इसी को तमिल में अगतियार कहा गया। और ये अगस्त ऋषि हैं, ये जो है ये वैदिक सेज हैं, वैदिक सेज हैं। ठीक है, तो अब देखो कि ये नॉलेज ट्रांसफ़र पहले नॉर्थ से साउथ में हो रहा है, फिर साउथ से नॉर्थ में हो रहा है, लगभग 1000 साल 1200 साल पीरियड का टाइम ले रहा है पूरा इंटरमिंगलिंग होने में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 12th सेंचुरी से पहले जो आप हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट देखते हो ये नहीं था। हिंदुइज्म वैदिक कॉन्सेप्ट था कि वैदिक रिलीजन एक हो सकता है, वैदिक थॉट प्रोसेस था, अलग अलग कल्ट को पूजना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कंबाइंड एज अ थॉट कि हिंदुइज्म एक प्रॉपर सेक्ट है, हिंदू एज एन वो कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है ये 12th सेंचुरी में निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो द पुष्टि मार्ग फिलोसफी हमने देखा, वल्लभाचार्य का है, नामदेव तक देख लिया था। ठीक है, द भक्ति कल्चर फ्लरिश्ड अगेन इन इंडिया ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। मलुकदास वॉज सेंट पोएट ऑफ कारा। ठीक है, तो कारा बहुत इंपॉर्टेंट है दो पहलुओं से। कारा इलाहाबाद के पास में है। एक आप देखोगे कि जब अकबर से विरोध होगा जहांगीर का तो वो भी कारा में ही रहेगा। और कारा किसके लिए फेमस है ये आपको बताना है। निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? तो ये सूफी सेंट थे। इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ शासक हैं, रूलर हैं, उनका राज्य है। तो राणा हमीर ये मेवाड़ के राणा थे। राणा हमीर, हमीर महाकाव्य लिखा गया है इनके ऊपर। और राणा चुंडा ये मारवाड़ के थे। मलिक राज फारूकी जो है ये खानदेश के हैं। और मलिक सरावर ख्वाजा जहाँ, सरवर जो जहाँ पे टर्म आएगा तो आपको सीधे के सीधे सरवर जो है जौनपुर में जाना है। द सिटी दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सूफी ट्रायंगल इन इंडिया ये बसरा है। तो सूफी ट्रायंगल में हम बेसिकली ये बहुत फॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसमें 3 मानते हैं सूफी ट्रायंगल में। तो एक तो अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, दूसरा फतेहपुर सिकरी जो है आगरा के पास में। तीसरा दिल्ली है, इसको हम सूफी ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सूफी ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है और यहाँ कौन है सूफी सेंट? तो ये यहाँ पे सलीम चिश्ती हैं, यहाँ पे औलिया हैं, निजामुद्दीन औलिया, और यहाँ कौन है? मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन। ठीक है, और इस सारे के सारे सूफी सिलसिला से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। खरीदादार कौन था? तो खरीदादार जो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी है, इसको खरीदादार बोलते थे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में माना जाता है, CE में माना जाता है, या कह लीजिए AD में माना जाता है। ठीक है, अब 570 में माना जाता है और 622 में इन्होंने इस्लाम को इस्टेब्लिश किया है। हिजरी माना जाता है इसको, है ना, हिजरी माना जाता है। तो इसको देख लीजिए। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे? तो ये तुर्क थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? द वर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लैंड वॉज मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जो मिलिट्री कमांडर इन ड्यूरिंग सल्तनत काल वॉज नेम्ड एज और नोन एज अरीज़े मुमालिक। ठीक, तो अरीज जो है, अरीज़े मुमालिक। ठीक है, तो अरीज़े मुमालिक जो है ये मिलिट्री कमांडर होता था। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात आती है बाबर की और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर की। तो ह्यू इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल इन अफगानिस्तान, स्पेशली इन काबुल। कल डिस्कस भी किया था। तो दौलत खान लोधी थे और ये इब्राहिम लोधी के अंकल लगते थे। इन्होंने इनवाइट किया है 2021 में। ठीक है, और कहीं कहीं मिलता है कि संग्राम सिंह ने भी इनवाइट किया है। बाबर के बाबरी नामा में लिखा है संग्राम सिंह इज नन अदर देन राणा सांगा। द बैटल इन विच बाबर फर्स्ट यूज कैनन, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे पहली बार कैनन यूज कर रहा है बाबर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि गन पाउडर का यूज़ इंडिया में नहीं हुआ है। सदर्न स्टेट, क्योंकि बाबर 1526 में आ रहा है। ठीक है, 1526, और यहाँ पे विजयनगर और बहमनी के बीच में गन पाउडर का यूज चल रहा है। और ये इंट्रोडक्शन किया है पोर्तुगीज़ ने। पोर्तुगीज़ आ चुके हैं इस समय, है ना, पोर्तुगीज़ आ चुके हैं। द बाबर फर्स्ट अज्यूम टाइटल ऑफ बादशाह इन
तो काबुल में, तो यहाँ पे अब देखिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये इंडिया है, और इंडिया का ये रीजन है जो बहुत फर्टाइल रीजन है, और यहाँ पे जो दिल्ली से रूल कर रहा है वो इब्राहिम लोदी कर रहा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है, लोदी डायनेस्टी, ये अफ़गान डायनेस्टी है, तुर्क डायनेस्टी नहीं है। ठीक है, और ये जो है ट्राइबल पीपल हैं, और यहाँ पे एक कम्युनिटी ऑनरशिप का बहुत बड़ा बोलबाला है। लेकिन जो इब्राहिम लोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सेंट्रलाइज्ड हैं। तो इसके जितने भी चाचा भतीजा जो भी अफ़गान लीडर्स हैं जो उस समय खिजर खान के साथ आए थे इंडिया में, ये इससे नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि इसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे जो है लाहौर में बैठा हुआ है, लाहौर का गवर्नर है दौलत खान लोदी। ये भेजता है फरमान काबुल में बैठे हुए बाबर को। अब बाबर काबुल में क्या कर रहा है, क्योंकि बाबर का जो घर है वो अमू दरिया और सर दरिया रिवर, जो कि समरकंद जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, समरकंद, यहाँ पे इसका घर है समरकंद में। ठीक है, समरकंद में, लेकिन समरकंद में भी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। इसके भी चाचा भतीजा इसके अगेंस्ट हैं, और ये छोटा सा बच्चा था। ठीक है, एक बार जीत भी लिया ईरानियन एम्पायर के हेल्प से, लेकिन ये बेसिकली फिर से अटैक वगैरह होता। तो यहाँ पे बाबर को जो है शहबानी खान ने हराया था, और ये फाइनली जो मूव कर गया काबुल में रह रहा है। लेकिन काबुल में भी जो लैंड है वो नॉन फर्टाइल है, और इसकी ट्रेजरी वगैरह भी खाली है। तो बाबर को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जहाँ पे वो सेटल हो सके, एक अच्छा साम्राज्य चाहिए इसको। ये जो वो मिलता है मौका जब दौलत खान लोदी इसको इनवाइट करता है, और ये इन्वेड करता है और हराता है किसको, इब्राहिम लोदी को। और दिस बैटल इन 1526 वॉज वेरी ईजी विन फॉर बाबर, क्योंकि बाबर के पास 24,000 की फोर्सेस थी, 24,000 की फोर्सेस थी। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फोर्सेस थी। तो आप लोगों को लगेगा कि 1 लाख वाली फोर्स जीतेगी, नहीं। इट वाज बट ऑब्वियस कि बाबर के पास गन पाउडर, तोप वगैरह सब थी। दूसरा जो स्ट्रैटेजी थी बाबर की अगेंस्ट इब्राहिम इन पानीपत, वो तुलुगमा टेक्निक थी। तो आगे ऐसे गड्ढे खोद के इधर से फोर्सेस और इब्राहिम लोदी की फोर्सेस डायरेक्ट जो है ये फेस कर रही थी। ठीक है, तो ईजिली ये स्ट्रेटजी, और यहाँ पे तोपें लगी हुई, तो ये क्लियर था कि बाबर इस बैटल में जीतेगा। और इस टेक्निक को तुलुगमा टेक्निक बोलते हैं, जिससे बाबर इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट 1526 में जीत रहा है। क्लियर है। लेकिन जो 1527 वाली बैटल है, कौन सी, बैटल ऑफ खानवा, याद रखना, बैटल ऑफ खानवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन पानीपत 1526 वाली बैटल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये 1527 वाली बैटल, इसका जिक्र करते हैं। तो जो खानवा की बैटल हो रही है, तो एक तरफ है राणा सांगा संग्राम सिंह, ठीक है, एक तरफ है कौन, हमारा बाबर। संग्राम सिंह और बाबर के बीच में बैटल हो रही है, लेकिन इसमें पहली बैटल में बाबर के पास था गन पाउडर के साथ बाबर के पास था, और क्या, गन पाउडर के साथ बाबर के पास थी टेक्निक। यहाँ जो संग्राम सिंह हैं, अब तक इनके पास भी ये सारी चीजें आ चुकी हैं, यानी ही हैज द गन पाउडर प्लस टेक्निक। ठीक है, यानी इन्होंने पुर्तगीज से भी हेल्प ली थी, प्लस इनके साथ जो भी ये इब्राहिम लोदी को जो बुलाया था, बहलोल लोदी यानी अफगान है, क्योंकि बाबर जीतने के बाद उन लोगों को लगता था, क्योंकि बहलोल लोदी ने इनवाइट किया था, बाबर चला जाएगा, बहलोल लोदी को राज्य मिल जाएगा, अफगान पीसफुली रहेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। तो अफगान किसके साथ आ जा रहे हैं, जितने भी अफगान सरदार हैं, अफगान सरदार आ जा रहे हैं संग्राम सिंह के साथ। उसी के साथ अदर हिंदू किंग लाइक मेदिनी राय, बहुत पावरफुल रूलर हैं। कहाँ के हैं, चंदेरी के राजा हैं, चंदेरी के राजा, ये भी इनके साथ आ जा रहे हैं। अब इस बैटल में ऐसा क्या हुआ, इट वाज बट ऑब्वियस कि राणा सांगा को विक्टोरियस होना चाहिए था इस बैटल में। ये डिसिसिव बैटल थी राणा सांगा की तरफ में। इसमें
26 में 1526 पानीपत में क्लियर था कि बाबर जीतेगा, लेकिन 1527 की बैटल ऑफ खानवा में ये क्लियर नहीं था कि राणा सांगा हार जाएंगे। ठीक है, तो दिस बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बैटल जो लड़ता है बाबर, ये तो दूसरी बैटल हो गई 1528 की। ये जो 1528 की बैटल है, बैटल ऑफ घाघरा, अब इसमें बाबर को जीतना ही था। इसमें कौन लड़ रहा है बैटल ऑफ घाघरा में? तो ये जितने भी अफगान हैं, अफगानों का कंसंट्रेशन बिहार गुजरात वाले रीजन में है, तो ये इकट्ठा होकर बाबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें भी बाबर की विक्ट्री होती है, 28 में भी बाबर बिकम विक्टोरियस। अब हमने भी बात की थी कि मेदिनी राय जो थे वो सांगा का साथ दिए थे, और ये मालवा वाले रीजन में, इनका मध्य प्रदेश के मालवा में मेदिनी राय चंदेरी है। ठीक है, चंदेरी। और जो 1529 की बैटल है, इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय, इसमें भी मेदिनी राय की डिफीट होती है। यानी ये चारों की चारों बैटल कौन जीता है 4 साल में? बाबर जीता है। और बाबर का टाइम पीरियड भी इतना ही है इंडिया में, है ना, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये देखो कि बाबर एक भी बैटल नहीं हार रहा है इंडिया में, लगातार जीतता जा रहा है। और ये बैटल अगर बाबर हार गया होता, जो कि हारनी चाहिए थी 1527 की, तो वो इंडिया में सक्सीड नहीं कर पाता। तब राणा सांगा सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होते उस समय की पॉलिटी में। ठीक है, तो समझिए ये चारों बैटल्स को याद रखेंगे। 4 बैटल में 1526 पानीपत, 27 खानवा, 28 जो है घाघरा, और 29 चंदेरी। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट बैटल हैं बाबर की। ये चारों बैटल्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो काबुल से इंडिया आ गया। ठीक है, काबुल में कुछ दिन था, काबुल से बाबर फर्स्ट अज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह वेयर इन काबुल। द रूलर ऑफ मेवार whom बाबर डिफीटेड इन बैटल ऑफ खानवा इन 1527, हमने अभी बात कर ली, संग्राम सिंह। ये डेट काट देना, संग्राम सिंह या राणा सांगा। बाबर वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ सरायपुल। ठीक है, जो कि कहाँ पे हुई थी? समरकंद में हुई थी। ये सबसे पहली बैटल है समरकंद में। तो ये शहबानी खान है, इसने इसको डिफीट किया था। यूपी लोअर के प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हुमायूं और शेरशाह पे आते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर हमको हुमायूं के ऊपर डिटेल नहीं मिलेगी, क्योंकि हुमायूं की बहुत ज़्यादा बैटल है नहीं। 3 बैटल, 2 बैटल आपको पता है हुमायूं की कौन कौन सी हैं, उसको आप देख लेंगे। द रूलर हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ हजरत आला, तो ये हजरत आला शेरशाह सूरी को कहते थे। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, शेरशाह सूरी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिताजी के काम को संभालता आ रहा है। 2021 आरओ में पूछा गया। मॉस्क बिल्ट इनसाइड द ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली, पुराना किला के अंदर। तो ये किला एक कुन्हा मास्क थी, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया। और पुराना किला के भी निर्माण जो है, पुराना किला पूछे किसने बनवाया, तो पुराने किले का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने किया है। अब इसी पुराने किले के अंदर जब शेरशाह सूरी, पहले कुछ दिन के लिए हमारे शाहजहां आएंगे, पहले शाहजहां होंगे, फिर शेरशाह सूरी आएगा, फिर 1 साल के लिए शाहजहां आएंगे। इन्होंने यहाँ पे दीन पनाह बनाना चालू किया था, दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह के अंदर जो है एक लाइब्रेरी है जिसको शेर मंडल कहा जाता है, शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसी लाइब्रेरी शेर मंडल से, ये ऑक्टागोनल बिल्डिंग है। अब शेरशाह सूरी जो भी बिल्डिंग बनवा रहे हैं वो 8 कोणों में है, ऑक्टागोनल है। इस तरह से ऑक्टागोनल लाइब्रेरी है जिसको शेर मंडल कह रहे हैं। इसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हो जाती है। तो ये 1 साल की कहानी, मतलब 6 साल का कहानी है हुमायूं का। शेर शाह यूज टू एसेस द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये रेस सिस्टम है, राय सिस्टम नहीं है, ये रेस सिस्टम था शेरशाह सूरी का। रेस सिस्टम पे लैंड रेवेन्यू एसेस करता था। क्या था रेस सिस्टम, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रेस सिस्टम ऐसा था कि रेस सिस्टम में पहले प्रोड्यूस पता करते थे कि हाँ कितना हो रहा है एवरेज प्रोड्यूस, उसके हिसाब से रेस सिस्टम लेते के ऊपर जो है जब्ती करते थे। तो जब्त सिस्टम भी आए, जब्ती भी आए, तो शेरशाह सूरी का जब्ती। तो ये जो रे सिस्टम है, ये मेजरमेंट, रे जो है ये मेजरमेंट है कि गोभी कितना किलो हुआ, आलू कितना किलो हुआ, किस साल में कितना हुआ, ये चीज़ जो है रेस सिस्टम था, उस हिसाब से मेजरमेंट होता था। फिर जब्ती होती थी, जब्ती मतलब वसूली, ठीक है, तो जब्ती सिस्टम भी कहते। तो जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई शेरशाह सूरी। जाट एंड कुशवाहा हु वर इम्प्रेस्ड बाई शेरशाह ब्रेवरी वर रिलेटेड टू विच प्लेस, तो ये मारवाड़ से थे और ये बेसिकली शेरशाह भी बहुत अच्छा लड़ा और ये भी
बहुत अच्छा लड़े। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि शेरशाह कहता है कि एक चंगफुल ऑफ जो है बाजरे के लिए हो सकता है मैं पूरा इंडिया की सल्तनत हार जाता, ये मारवाड़ के लिए ही बोलता है। द सिस्टम ऑफ पोस्ट एंड इंटेलिजेंस ऑफ मेडिवल इंडियन स्टेट वॉज स्टार्टेड बाई, तो ये शेरशाह सूरी इतना ब्रिलियंट आदमी था कि इसने जो है, जो आपका आज हम देख रहे हैं कि ये देखिए हमारे पास एंशियंट में एक सिल्क रूट है जो चाइना से चलता है, और इसी को इंडिया में चंद्रगुप्त ने एक जो है रोड बनवाई थी जिसको उत्तर पथ कहा गया है। कौन सा? उत्तर पथ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पथ। ठीक है, और एक दक्षिण पथ है। इस तरह से दक्षिण पथ, 2 रोड थी हमारे यहाँ एंशियंट, दक्षिण पथ। अब शेरशाह सूरी क्या करेगा, इसी उत्तर पथ को और थोड़ा सा रेनोवेट करवा देगा, रेनोवेट करवाएगा, और इस सड़क का नाम, ये पेशावर तक जा रही हैं, काबुल तक जा रही है उस समय। ठीक है, उस समय कहाँ से? यहाँ से, मौर्यन एम्पायर से रेनोवेट करवाएगा, ये बंगाल तक ले जाएगा, इसको रेनोवेट करवा के बंगाल तक ले जाएगा, और इसी का नाम रखेगा सड़क ए आजम। तो सड़के आजम जो है बनवाई वो शेरशाह सूरी ने बनवाई, और यही सड़के आजम बाद में ब्रिटिश पीरियड में जीटी रोड हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। तो यही जो सड़के आजम है, जीटी रोड है शेरशाह सूरी के टाइम का, इस शेरशाह सूरी इस पे क्या करता है, इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाता है कि ये समझिए कि आपकी रोड है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो पहले क्या है कि आप किसी मार्केट में जाओ तो आपको टोल टैक्स देना होता था। शेरशाह सूरी ने बोला कि भाई आप यहाँ पे एक जो है आपका पास बनेगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड करने जाना है, तो यहाँ पे आपने टोल भरा। ठीक है, टोल भरा, फाइनली जब आप एग्जिट करेंगे तो ये पास दिखाओगे और यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, यानी एक ही बार सिंगल टाइम आपको ये टोल भरना है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया किसने? शेरशाह सूरी ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, कि बार बार आपको बाबू लोग के पास नहीं जाना है, एक बार कर लिया काम खत्म। दूसरा चीज, इसने हर 2 किलोमीटर पे इसी रोड पे सराय का निर्माण करवाया। तो आज देखते हो कि कोई मार्केट का नाम सराय के नाम से है, वो उसी समय का नाम पड़ा हुआ है, सराय का नाम सराय बनवाई। वे सराय क्यों बनवाई कि ये जो ट्रेडर्स हैं जाए हैं तो इनके आराम करने के लिए ये जगह बनवाई कि हाँ भाई थक जाएंगे तो आराम कर लेंगे। और यहाँ पे जो है एक चौकीदार बिठाया कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर अपना कोई सामान भूल के चला जाता है और 2 साल बाद भी आ रहा है तो इस चौकीदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ही इज रिस्पॉन्सिबल कि वो सामान एज इट इज़ अच्छे कंडीशन में उसको दिया जाए, अदरवाइज ही हैज़ टू पे दैट अमाउंट चौकीदार को। ठीक है, तो ये सराय सिस्टम, और इस सराय के आसपास ही धीरे धीरे क्या है, मार्केट बनने लगे। ठीक है, तो दिस वॉज मार्केट सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी, हाउ ब्रिलियंट ही वॉज। ठीक है, द मोस्ट एजुकेटेड रूलर अमंग द मेडिवल इंडियन रूलर वॉज, तो इट वॉज अगेन शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। गुड, ओके, लेट्स मूव नाउ फॉर द हैंडफुल ऑफ मिलेट, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आई वुड हैव लॉस्ट द इंटायर किंगडम ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट वॉज यूज्ड बाय शेरशाह सूरी। ठीक है, किसके लिए? मारवाड़ किंगडम पे लिए, राजपुताना के लिए अगेंस्ट यूज़ किया गया था कि इतने बहादुर हैं वो लोग, और उन्होंने भी इसको ऐसे ही प्रेज किया है। Who built the building of पुराना किला in दिल्ली? Again शेरशाह सूरी। The use of silver rupee, रुपया बोला गया, रुपया। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करवाया? शेरशाह सूरी ने, और ये रुपया जो है अभी तक चल रहा है। ठीक है, और इसने जो सोने के सिक्के निकाले, जो गोल्ड कॉइन्स निकाले, इसको दिनार कहा गया, और दिनार गुप्ता पीरियड में भी गोल्ड कॉइन को कहा जाता था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। विच हिस्टोरियन कंसिडर शेरशाह सूरी टू बेटर नेशन बिल्डर देन अकबर द ग्रेट? जो ये अभी रिसेंट के हिस्टोरियन है KR कानूनगो ने कहा है। ठीक है, कि अकबर से भी बढ़िया नेशनल बिल्डर, क्योंकि अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ये सारा का सारा बेस्ड है किस पे? शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे तो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है। अब ये कुछ युद्ध है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया बिटवीन मेदिनी राय एंड फोर्सेस ऑफ अकबर।
जिसमें अकबर विक्टोरियस होता है। ठीक है, अकबर विक्टोरियस होता है। तो ये तो हमें क्लियर है कि हाँ, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया। चौसा का युद्ध लड़ा गया बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी अगेंस्ट शेरशाह सूरी इमर्ज विक्टोरियस। कन्नौज का युद्ध हुमायूं एंड शेरशाह सूरी विक्टोरियस। तलिकोटा का युद्ध विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम 1565। फाइनली विजयनगर एम्पायर यहाँ से कोलैप्स होना चालू होता है, इंटायरली कोलैप्स नहीं हो गया है, इंटायरली लॉस्ट नहीं किया है, कोलैप्स नहीं हुआ है, यहीं से फाइनल कहते हैं तलिकोटा का युद्ध। इसको एक और नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी। ठीक है, ये भी याद रखना, बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी या बैटल ऑफ तलिकोटा एक ही है। ठीक है, 1 सेकेंड का पॉज लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, then another question or next question is during the reign of Mughal Emperor Akbar, मुगल शहंशाह अकबर के समय या उनके राज्य के समय which book was translated, कौन सी पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में इंटू पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ बहर उल अस्मार। बहर उल अस्मार पर्शियन ट्रांसलेशन है, बहुत फेमस बुक, या जिसको कह लीजिए कि पहली 100% हिस्टोरिकल बुक, क्योंकि और जो बुक लिखी गई वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल नहीं थी, उसमें बहुत सी माइथोलॉजी, बहुत सी जो है मिथ, ठीक है, और जो बहुत सी ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन पहली इंडिया की हिस्टोरिकल बुक जो है वो हमको ये 12th सेंचुरी की बुक मिलती है, राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी तरंगिनी जो है ये तरंग यानी चैप्टर्स हैं, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ये भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस पूछा है किसी बुक में चैप्टर वगैरह कितने चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड बुक है। इसको बहुत फेमस जो है पर्सन जो है कल्हान, जिसको कहते हैं कल्हान ने लिखी है तरंगिनी। ठीक है, कल्हान, और कौन से लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो संस्कृत में लिखी हुई ये बुक है। ठीक है, संस्कृत में लिखी हुई बुक है। ये जो है 12th सेंचुरी से लेके एंशिएंट के जितने भी रूलर हैं कश्मीर के, इनके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है राज तरंगिनी के बारे में? ठीक है, याद रखना। ओके, बिफोर अकबर तानसेन वॉज पैटर्नाइज्ड बाई, ठीक है, तो तानसेन जो आते थे वो ग्वालियर से आते थे, अभी हमने कल बात की थी, और ये इनका जो नाम है वो है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ये जो रामतनु पांडे हैं, ये पहले जो है राजा रामचंद्र सिंह की कोर्ट में रहते थे, जो भट्टा ग्वालियर के किंग हैं। ठीक है, और ये रामचंद्र से रिक्वेस्ट किया अकबर ने, ठीक है, कि ये रामतनु पांडे को हमें दे दिया जाए, और रामतनु पांडे को जो तानसेन का टाइटल है वो अकबर ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अकबर जो है बिफोर अकबर, ये राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भट्टा जो हैं इनको पैटर्नाइज किए रहते हैं। 2019 का प्रश्न है पीसीएस का। द सिस्टम दैट वाज रिलेटेड टू द नोबिलिटी एंड वाज स्टार्टेड बाय अकबर वाज मनसबदारी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हमने अब तक जो है किसका, इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम देखा था। कौन सा सिस्टम? इक्ता सिस्टम देखा था। ठीक है, इक्ता क्या है? लैंड ग्रांट है। ठीक है, इन ल्यू ऑफ सर्विसेज की जो है सोल्जर्स की समस्या पूरी कर देंगे, जो नॉबल्स हैं, जो गवर्नर्स हैं, इनको एक पीस ऑफ लैंड दे देंगे, यहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और इन टाइम ऑफ वॉर वो सोल्जर्स और हॉर्सेस प्रोवाइड करेंगे। ये था इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम में जो है थोड़ा बहुत जो सुधार किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन, तो इसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा यानी ब्रांडिंग करनी है हॉर्सेस की, और जो आइडेंटिफिकेशन करना है कि उस हॉर्स के पीछे जो उसका सवार है वो कौन है, दाग एंड चेहरा। ठीक है, ये सिस्टम कर दिया। और इसी के बाद ये जो चेहरा है, इसी को इब्राहिम लोदी ने चेहरा का नाम हुलिया कर दिया, और कुछ नहीं किया था उन्होंने, दाग एंड हुलिया कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब जो है अकबर के समय समस्या थी किसकी, कि भाई इस मिलिट्री को, इसमें बहुत करप्शन है, इसको ऑर्गेनाइज किया कैसा जाए।
ठीक है, ये जो लोग हैं बहुत करप्ट हैं और ये मनसबदारी सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट लेके आता है अकबर, ध्यान से समझना। तो मनसबदार कौन है? मनसबदार जो है वो अकबर के अभी तक जो नॉबल्स हैं उनको, जो नॉबल्स मतलब इक्ता सिस्टम के अंदर जो नॉबल्स हैं या जो गवर्नर्स हैं जिनको ये लैंड दी जा रही है वो हेरिडेटरी है। कैसी है? हेरिडेटरी है। अकबर कहेगा कि भाई ये हेरिडेटरी वाला सिस्टम ख़त्म करो, तो मनसबदारी सिस्टम इन रियलिटी क्या हेरिडेटरी है? तो नहीं, मनसबदारी जो सिस्टम है ये हेरिडेटरी नहीं है। पहला प्रश्न ये, कुछ मनसबदारी जो है वो हेरिडेटरी होंगी, लेकिन ओवरऑल आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या मनसबदारी सिस्टम हेरिडेटरी है, तो आंसर इज नो। ओके, अब ये मनसबदार कौन है? तो बेसिकली जैसी जिसकी रैंक, मनसबदारी क्या है? तो इसमें दो चीज़ें हमको मिलेंगी प्लेन जो है मनसबदारी सिस्टम में। तो हमको ये आप समझ लीजिए कि ये मनसबदारी है, इसमें हमको इस तरह से हम बांटते हैं, एक है जाट, एक है सवार, है ना, जाट और सवार। जाट मतलब रैंक, ये क्या है? ये रैंक है, ठीक है। और ये जो सवार है ये नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं। तो क्या ये लैंड ग्रांट है? तो आंसर इज नो। मनसबदारी एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है ना। तो सिस्टम दैट वाज रिलेटेड टू द नोबिलिटी एंड वाज स्टार्टेड बाय अकबर वाज मनसबदारी। तो अकबर ने क्या किया कि बोला भैया कि अभी आपको ये सिस्टम, हमको एक जितने भी लोग हैं ऑफिशियली अपॉइंटेड हैं, ठीक है, इनको हम एक रैंक देते हैं, ठीक है, कि लेट से किसी को 5,000 की मनसबदारी दे दी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, किसी को 1,000 की दे दी, किसी को 100 की दे दी, किसी को 10 की दे दी, ठीक है। और इनसे कहा गया कि भाई ये आपकी हेरिडेटरी नहीं है, ये आपकी जो मनसबदारी की रैंक है, दिस रैंक इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अब सारे लोग अच्छा काम करना चाहेंगे क्योंकि ये इंसेंटिव बेस्ड है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपकी रैंक बढ़ सकती है, ठीक है। तो लेट से कि 5,000 वाला जो है सबसे हायर मनसबदार है। और जनरली जो राजपूत राजाज हैं इनकी मनसबदारी 5,000 से, और जो किंग के पर्सनल लोग हैं उनके बेटे हैं उनकी 5,000 से ज़्यादा होती थी। अब ये जो सवार है जो इसे 5,000 की मनसबदारी है, तो ये इनको कहा गया, जनरली हमेशा ये फीचर नहीं होता था कि यू वुड हैव टू मेंटेन द 5,000 सोल्जर्स एज वेल, है ना। 5,000 सोल्जर्स भी मेंटेन करने हैं। 1,000 की रैंक है तो 1,000 सोल्जर्स भी मेंटेन करने हैं, ठीक है। क्योंकि अकबर का जो रायन था ये एक वॉर जोन में था, हर जगह इसको लड़ना है, जीतना है, यही करना था। एक सेकंड, है ना। तो 5,000 का बोला कि 5,000 के आपको सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। जनरली क्या है कि जो छोटी मनसबदारी, सॉरी एक सेकंड, कुछ तो हुआ है, जनरली क्या है, इसको एक बार डिलीट कर रहे हैं। जो छोटी रैंक है इनको कहा गया कि भाई आपको ये सवार मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई ऑफिशियल काम दिया जा रहा है जिसमें मिलिट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑफिशियल काम कर लो, ठीक है। तो ये जो 5,000 हैं इनसे कहा गया कि अगर 5,000 आप सवार मेंटेन कर रहे हो तो बेसिकली आपको 10,000 घोड़े भी रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक सवार अगर एक घोड़े पे अपना लॉजिस्टिक्स लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, वो थक जाएगा। वॉर के लिए कि जब युद्ध लड़ना है तो वहाँ के लिए आपको एक घोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो 10,000 ये। अब ये मनसबदारी में हमने कहीं पे भी बात की है क्या कि इसमें जो है हमें लैंड का जैसा कोई सिस्टम है? नहीं, मनसबदारी इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंड सिस्टम। तो लैंड अभी भी वो इक्ता सिस्टम ही चल रही है। तो इक्ता सिस्टम नाम बदल गया है, तो इसके साथ जो है मनसबदारी हमने देख ली। मनसबदारी में कहीं पे हमने लैंड की बात नहीं की है, लेकिन अब इनको लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अकबर जो है वो एक नया सिस्टम लेके आ रहा है कि भैया जागीरदारी सिस्टम लेके आओ।
ठीक है। अब ये जागीरदारी सिस्टम जो है ये एकता जैसा है कि लेट से कि कोई 5,000 का मनसबदार है, ये अलग सिस्टम है। अब इसके पास जो है 10,000 घोड़े भी हैं। अब इनका खर्चा तो आएगा ना भाई, या तो अकबर इन्हें कैश में पेमेंट दे दे, अकबर के पास ये चॉइस है, ही कैन पे देम इन कैश, लेकिन इतना कैश देना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है 100 में जो कोई घोड़ा रख रहा है उसको कैश में पेमेंट दे दे। तो हाँ, ये प्रोविज़न था, ऐसा नहीं है कि कैश में पेमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन जिनको अकबर कैश में पेमेंट नहीं दे रहा है उनको एक पीस ऑफ लैंड दे रहा है जिसको बोल रहे हैं कि जागीर है, और इस जागीर को होल्ड करने वाला जागीरदार है। ठीक है, इस जागीर को होल्ड करने वाला जागीरदार है, और इस जागीर से में भी लैंड कई तरीके की होंगी। कुछ लैंड जो है वो नॉन फर्टाइल होंगी, कुछ फर्टाइल होंगी, तो यहाँ से ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ये यहाँ पे यूज़ करेगा जितना भी इसका खर्चा आ रहा है। कुछ जो बचेगा वो स्टेट एक्सचेकर को अपना सैलरी निकालने के बाद स्टेट को वापस कर देगा एज एन लैंड रेवेन्यू। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ जागीरदारी। तो जागीरदारी भी कई तरीके की थी, तो जागीरदारी भी हेरिडेटरी नहीं है, याद रखना, दिस वॉज ऑल्सो नॉट हेरिडेटरी। लेकिन जो राजपूत हैं भाई वो तो उन्हीं की लैंड है, ठीक है, तो इनको कह दिया गया कि आपकी जो जागीर है वो वतन जागीर है। कैसी जागीर है? वतन जागीर है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप ही की है। ठीक है, तो समझ गए आप मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मनसबदारी और जागीरदारी हमने समझा। मनसबदारी सिस्टम आप लोग समझ चुके हो। हु वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप इन हल्दी घाटी? तो हकीम खान सूर मिलिट्री कमांडर थे। ROARO के री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया, और ये हकीम खान सूर जो है पोता है या ग्रैंडसन है किसका? शेरशाह सूरी का। ठीक है, इन अकबर्स कोर्ट द फेमस ध्रुपद म्यूजिशियन इंक्लूडेड, तो तानसेन थे, हरिदास, ये दोनों दिया हुआ है। वैसे हरिदास अकबर की कोर्ट में थे नहीं, BO 2003 में पूछा गया है। तानसेन और हरिदास तानसेन के गुरु थे। द आर्मी ऑफ अकबर वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मनसबदारी सिस्टम, तो आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है मनसबदारी सिस्टम, ये याद रखना। द ओनली हिस्टोरियन हु कॉल्ड दीन इलाही अ रिलीजियन, तो अब्दुल कादरी बदाऊनी ने इसको धर्म कहा है, ये कंटेम्प्रेरी नहीं है अकबर के, बदाऊनी याद रखना। तो बेसिकली ये जो दीन इलाही था, अब थोड़ा सा समझिए, अकबर का थोड़ी सी रिलीजियस पॉलिसी भी समझ लेते हैं। तो अकबर वॉज टॉलरेंट, ही न्यूज़ ना कि कैसे राज्य को चलाना है। ठीक है, तो इसने देखा कि जो है सारा जो कॉन्सेप्ट, मैंने बादशाह आमिर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा है कि सारे धर्म जो है एक ही जैसी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसने देखा कि राजपूत जो हैं इनके बिना एक जो बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, और राजपूत को खुश करने के लिए इसने 2 कोशिश की है। ठीक है, पहले तो इसने जो है जजिया कर हटा दिया, जो कि नॉन बिलीवर्स पे लगता था एज एन प्रोटेक्शन टैक्स। काउस स्लॉटरिंग पे पाबंदी लगाई। तीसरा, हरगोविंद का मंदिर बनवाया मथुरा में। ठीक है, ये 3 चीज़ें की हैं। उसके बाद ये भाई साहब क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ये जो सारा चीज़ है, सारे धर्म तो जो है ये एक ही जैसी बात करते हैं। कैसे पता चल रहा है? तो ये जो है 1564 में जजिया हटा रहे हैं, ये डेट भी पूछ सकता है, कब? 1564 में, ये डेट याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या खोला कि 1571 में एक इबादत खाना बनवाते हैं। कहाँ बनवा रहे हैं? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना। अब इस इबादत खाना में अलग अलग धर्म के सारे जो सेंट्स हैं, जो विज्ञानी लोग हैं, इनको बुलाता है, सबसे बात करता है, और कुछ लोग इसको इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं। जैसे कि अब देखो कि अशोक को देखो कि बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस किया तो वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसी तरह से सारे लोग अकबर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि अगर ये मेरे रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो गया तो ही माइट बी कन्वर्टेड इनटू दैट रिलीजन। बट अकबर वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, इसने इबादत खाना में सबकी बातें सुनी, एंड ही केम टू द कंक्लूजन, ये निर्णय पे इस पहुंचा कि ये जो सारे धर्म हैं ना, ये एक ही बात कर रहे हैं इबादत खाना में, कि एक ही बात कर रहे हैं सुलह कुल की, कि प्रेम प्रसंग एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे की बात कर रहे हैं, सुलह कुल की बात कर रहे हैं, सुलह ए कुल। तो ये सुलह कुल की डॉक्ट्रिन लेके आता है 1571 में अकबर, थ्रू हिज डिस्कशन, थ्रू हिज लिसनिंग एट इबादत खाना। ठीक है, तो ये जो नॉवेल्स हैं
जो मुस्लिम उलमाज हैं ये अकबर के खिलाफ जाते हैं, बहुत बकवास करते हैं, इसको कहते हैं कि फतवा निकाल देंगे, ये कर देंगे। तो ये 1578 में एक डॉक्ट्रिन लेके आता है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी या मजहर। मजहर में क्या बोलता है कि भाई देखो, जो भी है, ये उलमा है, शरिया है, जो भी लिखा हुआ है कुरान में, ये सारी चीज़ें उसका एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन या एक से ज़्यादा मतलब हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना। ये शरिया में जो भी लिखा है, कुरान में जो भी लिखा है, बाइबल में जो भी लिखा है, गीता में जो भी लिखा है, देयर कुड बी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज थिंग्स। और ये डिसाइड करने का राइट जो है वो मौलवी उलमा को नहीं है, बट कि ये जो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और इसका मतलब क्या है, वो बादशाह करेगा, शहंशाह करेगा, यानी अकबर करेगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैबिलिटी या मजहर, और इसका जो पालन नहीं करेगा हिल बी पनिश्ड। ठीक है, फिर बाद में थोड़ी ज़्यादा ही खुश हो गए तो एक नया रिलीजियन ही ला दिया 1582 में। ठीक है, नया रिलीजियन लेके आए 1582 में, और ये 1582 में जो रिलीजन आया अकबर के द्वारा उसको बोल रहे हैं दीन इलाही, दीनों का अल्लाह। ठीक है, दीन इलाही। ठीक है, तो ये बहुत फेमस नहीं हुआ। इनफैक्ट जो है इसके फॉलोअर सिर्फ बिरबल माने जाते थे, बिरबल ने अपनाया था और अकबर की कुछ फैमिली वालों ने, बाकी ये फेमस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रिलीजन है। वहीं अशोक का जो धम्मा है वो रिलीजन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट है। ठीक है, और इसी तरह का ये भी है, लेकिन उसको भी माना जा सकता था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने, इवन एनसीईआरटी ने इसको रिलीजन माना है, तो हम भी मानेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। हु गॉट कॉइन्स इंस्क्राइब्ड विद द फिगर ऑफ राम एंड सीता, और उस पर देवनागरी में लिखा हुआ है राम सिया, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन टू गिव कंप्लीट चार्ज ऑफ अकबर दीवान, तो ये मुजफ्फर खान तुर्बाती थे, 2002 में प्रश्न पूछा गया है। प्रोमिनेंट दीवान कौन है ये कमेंट में बताना, एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे सारे, मतलब सल्तनत पीरियड में जो ऑफिशियल पोस्ट थी, सल्तनत पीरियड के बाद जो है वो मुगल पीरियड में कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सा नाम चेंज हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन आप लोग कमेंट में बताओ। द प्रोमिनेंट जैन स्कॉलर हुम अकबर हैड ऑनर्ड वाज, तो ये हरिविजय सूरी थे जिसको सम्मान दिया था अकबर ने हरिविजय सूरी को। कहाँ पे? अपने इबादत खाना में। फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ये तो बात का अकबर आ गया। कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन द ईयर 1508, और यहाँ से 3 साल रहने के बाद, कुछ हाथ न लगने के बाद 1511 में खाली हाथ लौट जाते हैं। ठीक है, 1511 में जब खाली हाथ लौटते हैं, ये पुर्तगीज़ हैं, ठीक है, पुर्तगीज़ हैं, अरे इंग्लिश हैं, ठीक है, खाली हाथ लौट जहांगीर कहता है कि भाई ये जो तुम्हारा सी रूट है ना, यहाँ पे जो पुर्तगीज़ हैं ये बहुत पावरफुल हैं, इवन आई कैन नॉट डेयर टू इन्फिल्ट्रेट इनटू देयर रीजन। ठीक है, क्योंकि वो हमसे भी जो है टैक्स कस्टम ड्यूटी लेते हैं। इफ़ यू हैव करेज प्लीज़ डिफीट देम, देन मैं आपको परमिट कर दूंगा फैक्ट्री लगाने की। तो विलियम हॉकिंस चले जाते हैं। 1513 में एक घटना घटती है। ठीक है, सर थॉमस जो हैं, थॉमस बेस्ट इंग्लिश हैं, ये पुर्तगीज़ को यहाँ पे समुद्र में, अरेबियन ओशन में हरा देते हैं। जब ये हरा देते हैं तो ये जहांगीर इससे बहुत खुश होता है, तो ये अलाउ करता है यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। किसको? थॉमस बेस्ट को। और थॉमस बेस्ट जो है यहाँ पे, मतलब फिर उसके बाद ये आता है सर थॉमस रो, और थॉमस बेस्ट हराते हैं, और थॉमस एक्वर्थ जो है यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। विच इंडियन रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी टू क्वीन एलिजाबेथ 1, तो ये अकबर था। ड्यूरिंग अकबर्स राइन इन डेक्कन विच प्रोविंस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मुगल टेरिटरी, अकबर के राज्य में मुगल टेरिटरी का कौन सा प्रोविंस, सदर्न प्रोविंस पार्ट नहीं था। तो अहमदनगर को कुछ पीरियड के लिए अकबर ने जो है एनेक्स किया था, है ना, लेकिन गोलकुंडा इसका पार्ट नहीं था। ऑप्शन में गोलकुंडा था, तो गोलकुंडा वॉज नॉट पार्ट। बीजापुर भी इसका पार्ट नहीं था, बीजापुर भी और गोलकुंडा। ठीक है, तो ये याद रखना। सिर्फ अहमदनगर को फॉर द टाइम बीइंग उसने वो किया था। विच राजपूत रूलर डिड नॉट एक्नॉलेज अकबर सजर्निटी, तो मेवाड़ ने कभी नहीं वो की थी। मेवाड़, ये बेसिकली जो मेवाड़ है वो मुगल टेरिटरी का हिस्सा या मुगल सजर्निटी जहांगीर के टाइम पे एक्सेप्ट करेगा। अकबर established a separate revenue system for every province on the basis of the average yield and price of the
प्रीवियस 10 years दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड। अब यहीं पे हम जहांगीर शेरशाह सूरी और अकबर की दोनों की बात करें। ठीक है, तो ये रेवेन्यू सिस्टम हमने बात की, शेरशाह सूरी का रेस सिस्टम था। अब ये रेस सिस्टम में ये क्या करते थे कि सारी फसलों का दाम, प्राइस, गोभी, आलू, मूली जो भी है, ठीक है, वो फिक्स करते थे कि ये रहेगा। लेकिन गांव में फसलें जो हैं, लेट से कि यहाँ पे जो चीज़ बिक रही है और यहाँ पे जो हिंटरलैंड में जो चीज़ बिक रही है चीप बिक रही है, यहाँ पे ये महंगी बिक रही है, तो किसान को इससे नुकसान हो जाता था। और दूसरा ये जो रेस सिस्टम है ये हर साल जो है एवरी ईयर कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, तो किसी साल फसल कम हुई, किसी साल ज़्यादा, मतलब एक साल कम कैलकुलेट कर लिया गया। ठीक है, एक साल कैलकुलेट कर लिया गया, उसी हिसाब से 4-5 साल पे ये टैक्स लिया जा रहा है। तो भाई किसी साल प्रोड्यूस कम हुआ, किसी साल प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ, तो इसमें किसानों को नुकसान होता था। अकबर ने कहा कि दिस इज़ नॉट गुड, तो लेट्स टेक द एवरेज ऑफ 10 ईयर ऑफ द प्रोड्यूस। 10 साल का जो भी प्रोड्यूस है एक लैंड पे, लेट्स से कि दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड, ये खेत का टुकड़ा है, यहाँ पे ये गेहूँ बो रहा है, इसमें गोभी लगा रहा है, इधर मटर लगा रहा है, तो 10 साल में जितना भी होता है 10 साल का एवरेज निकाल लो, जो प्रोड्यूस है उस हिसाब से आप टैक्स कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, किसानों को भी फ़ायदा होगा और हमें भी, स्टेट रेवेन्यू को भी फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़ जो है, ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम था इतना फेमस हुआ और इसका नाम पूछा है तो ये 10 साला सिस्टम बोलते हैं, 10 साल का, ये 10 साला सिस्टम, और इसको टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं, टोडरमल का बंदोबस्त कहते हैं, बंदोबस्त ऑफ टोडरमल। ठीक है, और ये टोडरमल सेम पर्सन है जो शेरशाह सूरी के भी साथ में है। तो आप देखिए कि ये दोनों सिस्टम लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हु गॉट कॉइन्स इंस्क्राइब्ड द फिगर्स ऑफ राम, हमने देख लिया ये। ठीक है, राम एंड सीता। ड्यूरिंग अकबर्स रायन इन डेक्कन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज, अकबर के, तो वही जब्त सिस्टम है, जब्ती सिस्टम वहाँ भी था, जब्ती सिस्टम शेरशाह सूरी के समय था, रेवेन्यू कलेक्शन का, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का। और ये जो मेजर किया जाता था जब्ती सिस्टम, जब्त मतलब जब्त करना, ठीक है, टैक्स को जब्त करना, जो ये मेजर किया जाता था टैक्स, ये शेरशाह सूरी के समय जो है रेस सिस्टम के बेस पे किया जाता था और अकबर के समय में 10 साला सिस्टम के बेस पे किया जाता था। और ये दोनों सिस्टम के जो प्रवर्तक हैं, जो फाउंडर हैं, वो टोडरमल हैं। क्लियर है। और ये जो शेरशाह सूरी का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है वो इस्लाम सूर ने किया है, उनके बेटे ने। ठीक है, शेरशाह सूरी के जो, ठीक है, बाकी वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था। डेक्कन स्टेट दैट वाज अनेक्स्ड बाय अकबर वाज अहमदनगर। ठीक है, कुछ बैटल हैं। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1191 में फर्स्ट बैटल जिसमें पृथ्वीराज थर्ड विजयी हुए थे, सेकंड में हार गए। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 61 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन मराठाज एंड फोर्सेज ऑफ अफगान्स। ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती थी। यही 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब थोड़ा सा और देखेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में, फिर फिनिश करेंगे। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुआर सिंह बुंदेलों ने। ठीक है, याद रखना। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी 1617 में। तो खुर्रम और शाहजहां एक ही थे। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वो अबुल हसन थे। ठीक है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था ये जहांगीर थे। वो सिख गुरु कौन थे, इनका नाम आपको कॉमन में बताना है। जहांगीर के विरुद्ध इनके बेटे खुर्रम ने ही, यानी शाहजहां ने ही विरोध किया था, महाबत खान ने विरोध किया था और खुसरो खान ने विरोध किया था। ठीक है, ये कहानी बाद में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जहांगीर जो है ना, अकबर की डेथ के बाद जब जहांगीर थ्रोन पे बैठता है तो वो ज़्यादातर टाइम बीमार ही रहता है। ही वॉज इल ऑल द मेजर टाइम। तो जो मेन कमान संभाली जा रही है, अब समझिए ध्यान से, वो नूरजहां संभाल रही है। कौन? नूरजहां। अब ये नूरजहां जो है, ये जो है इसका भाई है असफ खान, और इनके फादर का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इनके फादर हैं जो प्रीवियसली जो है अफगान में काम करते थे, फादर हैं इनके। ठीक है, ये तीनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो इसको गवर्नमेंट बोल रहे हैं, इसको हम पेटीकोट गवर्नमेंट या नूरजहां दरबार बोल रहे हैं। नूरजहां का दरबार, अब ध्यान से समझना, नूरजहां का जो दरबार है इसमें नूरजहां का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस दरबार का पार्ट जहांगीर नहीं है।
ठीक है, तो जो भी करता धरता है वो नूरजहां है। एंड सी वॉज वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लेडी, बहुत अच्छा ज्ञान था। अच्छा, अब ये दरबार में इसका हिस्सा जो है शाहजहां भी है, यानी खुर्रम भी है, शाहजहां भी है, खुर्रम भी है। लेकिन अब देखिए कि जो नूरजहां के भाई हैं अशरफ खान, ये अपनी बेटी की शादी किस से कर देंगे? शाहजहां से, है ना। तो अशरफ खान की बेटी की शादी शाहजहां से हो गई। अब जो है अशरफ खान का टिल्ट जो है थोड़ा सा शाहजहां की तरफ होगा। यहाँ पे देखिए, अब जब शाहजहां को साउथ में भेज दिया जाता है, शाहजहां का जहांगीर से कभी अच्छा वास्ता नहीं रहता है, ठीक है। तो नूरजहां ऑर्डर देती है कि तुम जाओ इस वाले पोर्शन को वो देखो। तो इसको लगता है कि अगर मैं यहाँ गया शाहजहां को, तो जो मम्मी हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करेंगी, क्योंकि ये रियल मदर नहीं है उसकी, ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लेंगी, है ना। और जो है अपने दामाद को बिठा देंगी कि उनका दामाद जो है वो जहांगीर का बेटा, एक छोटा बेटा इनका दामाद है, वो बाद में शादी हुई है, थ्रोन पे बिठा देंगे तो मुझसे थ्रोन छिन जाएगा। तो जहांगीर यहाँ विद्रोह कर, शाहजहां यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं। अब इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए यहाँ पे जो नूरजहां है महाबत खान को भेजती है, ठीक है। और महाबत खान अल्टीमेटली जो है वो शाहजहां के साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही में इनके ससुर जी असफ खान भी आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शाहजहां से शादी हुई है। तो ये नूरजहां का दरबार यहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद नूरजहां की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बैठते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। जेम्स फर्स्ट थे इस समय ब्रिटेन के शासक। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर की कोर्ट में 1513 में। जहांगीर ने टॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया तो ये चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी, बिकॉज इसको तुर्की उर्की सब आती थी, टर्किश लैंग्वेज वगैरह। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर, ठीक है, क्योंकि ये खुद इतना पी लिया था गांजा वांजा, ठीक है, कि इसको लगा कि भाई ये सबसे घटिया चीज़ है, तो इसने बैन लगा दिया। मुगल और मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मैंने बोला कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ ने सबमिट किया था अगेंस्ट मुगल्स को सबमिट किया था जहांगीर के टाइम पे। अकबर के समय में मेवाड़ सबमिट नहीं किया था, ठीक है। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, ये अर्जुन देव हैं। और ये खुसरो कौन है? खुसरो जो हैं जहांगीर के पुत्र हैं, ठीक है। तो इसको अर्जुन देव ने की थी और अर्जुन देव को बीहेड करवा दिया था जहांगीर ने इसके लिए, ठीक है। नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था, अभी बात की है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण किया है, ये फ्रांसिस्को पेल्सर्ट हैं। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट हैं। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को, ठीक है, वर्नियर को, ठीक है। वह बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरो कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को, शाह बुलंद इकबाल, RO 2014 में। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने, ठीक है। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ये अगेंस्ट शाहजहां है, ठीक है, शाहजहां है। तो देखो हमने बात की थी कि सिकंदर लोदी ने एक बार जो है आगरा भेजा राजधानी को, कहाँ से? दिल्ली से आगरा। किसने किया? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। फिर बाबर आया, बाबर जो है लाहौर से यहाँ से वहाँ से करता रहा। अकबर आए, फतेहपुर सिकरी आगरा खेले, फिर से दिल्ली चली गई, ठीक है सर। फिर से जो है ये यहीं पे राजधानी रही अकबर, कुछ दिन लाहौर, 20 साल तो लाहौर बिता दिया सारा कुछ करते करते। और फाइनली आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया है शाहजहां ने। फिर यहाँ पे दिल्ली में इन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया, ठीक है। ये सारा शाहजहां का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब आते हैं औरंगजेब के बारे में, बहुत छोटा सा, और यहीं पे हमारा जो मुगल्स का है वो ख़त्म हो जाएगा। मुगल्स में फिर हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जो है आर्ट एंड
आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, ये बच्चा रहेगा, ठीक है, जो कि कल का पार्ट है। लेटर मुगल करेंगे जो कि कल करेंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक। आगे देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का कालक्रम। बनारस के पास सुजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में, देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ये जो है बेसिकली यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। ये जो है आपका जो औरंगजेब को जब गद्दी पे बैठना था, जब ये वॉर हो रहा था फॉर द थ्रोन, उस समय का सारी वॉर्स हैं औरंगजेब के टाइम की, ये आपको याद रखनी है। जिंदा पीर के नाम से हम औरंगजेब को जानते हैं। दारा शिकोह को दफनाया गया दिल्ली में, ठीक है। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वरदास नागर को, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान के हैं, प्रवर्तक में पूछा गया है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने दक्षिण में, ये एक बार दक्षिण में किया था, एक बार यहाँ पे। जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकोंडा, ठीक है। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? जहाँ आरा इसकी बहन थी, ठीक है। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था अकबर के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट औरंगजेब, ठीक है। फिर से ये आपका जो है, जो हमारा प्रोग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बाय फॉलोइंग दिस लिंक, ठीक है। यूपीआई नंबर वगैरह सारा कुछ दिया है, उसका स्क्रीनशॉट और यूटीआर का नंबर इस नंबर पे भेज के हमें सारी चीज़ें बता सकते हो। इग्नोर दिस 5 फरवरी, क्योंकि ये पहले का बैच है, दूसरा बैच ये चालू है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।